कबीर और मंजीत अब मौली तारा की तरफ देखे कि आखिर यह लड़का किसकी बात कर रहा है। यह किसे कबीर की पत्नी समझ रहा है। दोनों ने देखा कि सामने तारा हैरान सी खड़ी थी। लड़का, यही तो है भाभी जी। यह सुन एक पल को तो उस दुकान में खामोशी छा गई। कबीर और तारा हैरान से एक दूसरे को देखते रह गए। अब मौली और मंजीत बहुत जोर से हंसे। तारा और कबीर जैसे होश में आए। तारा का चेहरा शर्म से लाल था तो वहीं कबीर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था। मौली, वाह क्या पारखी नज़र है तुम्हारी भैया, तुमने तो इन दोनों को सीधे मियाँ बीवी बना दिया। मंजीत, वैसे तुझे कैसे पता चला कि यह भाभी और भैया हैं? लड़का, दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना, तो मैं समझ गया था कि ये दोनों पति पत्नी हैं। तारा ने देखा कि कबीर अब अनकंफर्टेबल हो गया था। ऊपर से मौली और मंजीत का हंसना उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। लड़का, वैसे मैंने सही कहा ना? कबीर के चेहरे का उड़ा रंग देखकर वह फिर बोला, लगता है हमारे भैया बड़े शर्मीले हैं। मंजीत ने कबीर के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्यों, क्या कहता है दोस्त, इस लड़के ने सही कहा ना? कबीर के चेहरे पर अब गुस्सा साफ साफ झलकने लगा। यह देख तारा ने मौली को चुप होने का इशारा किया। मौली मौके की नजाकत को देखकर चुप हो गई। कबीर ने मंजीत का हाथ अपने कंधे से हटाया और झल्लाते हुए बोला, क्यों हंस रहा है? मंजीत ने मासूम सा चेहरा बना लिया। कबीर उस लड़के को गुस्से से देखने लगा। वो मेरी पत्नी नहीं है, समझे? लड़का, तो अच्छा भी शादी नहीं हुई है, होने वाली है। कबीर झुंझलाते हुए बोला, समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ। तारा आगे बढ़ी। कबीर, रिलैक्स, शांत हो जाओ, मैं समझाती हूँ। वह उस लड़के की तरफ मुड़ी, हम बस दोस्त हैं। लड़का, लेकिन तारा, एक बात बताओ भैया, यह सामान बेचना चाहते हो या फिर उठाकर सड़क के बाहर फेंक दूं? समझ नहीं आती एक बार को, हम बस दोस्त हैं। चुपचाप अपना काम करो, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने। लड़का अब दुकान से और स्कार्फ निकालने लगा। तारा ने कबीर की ओर देखा तो वह थोड़ा नाराज सा लगा। तारा धीरे से बोली, आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगा ना कि उसने मेरे साथ तुम्हारा नाम जोड़ दिया? कबीर अब तारा को देखने लगा। तारा, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? तारा मुस्कुराकर बोली, यही तो मैं कह रही हूँ कि इस लड़के की बात से अपना मूड क्यों खराब कर रहे हो? अब देखो, मुझे भी तो उसने भाभी बना दिया, बताओ किस एंगल से मैं भाभी लगती हूँ? यह सुनकर कबीर अब मुस्कुरा गया। तारा उसे मुस्कुराते हुए देख खुद भी मुस्कुरा उठी। चलो अब तुम दोनों हम लोगों की मदद करो और बताओ कि कौन से स्कार्फ अच्छे हैं। यहाँ हमें तो सभी एक जैसे लग रहे हैं। मंजीत, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह तो लड़कियों की शुरू से परेशानी है कि एक स्कार्फ तो क्या, एक रुमाल के लिए भी घंटों लगा देती हैं। मैं तो सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी हूँ। कबीर, यार तू ही मदद कर फिर, इनकी इतने सारे ऑप्शन हैं, वैसे कोई भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है? मौली, क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? सबसे पहले तो यह देखना होगा कि हम पर कौन सा कलर सबसे ज़्यादा सूट करेगा और जैसा हम ले रहे हैं वैसा किसी और के पास ना हो, मतलब कॉमन ना हो। और उसके बाद यह देखना पड़ता है कि कबीर, बस बस हो गया, तुम्हारा यह सिलेक्शन मेरे बस की बात नहीं है, मैं जा रहा हूँ। वह कहते हुए दुकान से निकल पड़ा। तारा, मंजीत तुम तो आओ। मंजीत, मुझे भी कुछ समझ नहीं आता यह सब, मेरी बीवी तो खुद दुखी है मुझसे। कहते हुए वह कबीर के पीछे पीछे दुकान से बाहर निकल गया। कबीर ने टाइम देखा, 9:30 बज रहे थे। कबीर, पता नहीं इनका स्कार्फ कब फाइनल होगा, ऐसा लग रहा है कि पूरी दुकान ही खरीदने आई हैं। मंजीत, भाई इन लड़कियों की शॉपिंग ऐसी ही होती है, चल सामने वाली दुकान पर चलकर चाय पीते हैं, अभी कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही। दोनों वहीं पास में एक दुकान पर बैठ चाय पीने लगे कि तभी कबीर के पास देव का फ़ोन आया। उसका फ़ोन देख कबीर के चेहरे की मुस्कुराहट खिल गई। कबीर ने फ़ोन उठाया। वाह, तो फाइनली तुझे हमारी याद आ ही गई। देव, अरे पागल, तुझे भूलता ही कब हूँ। मंजीत, स्पीकर पर डालना फ़ोन, मैं भी सुन लूँगा। यह बात देव ने सुन ली। कबीर ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। देव, अच्छा यह चिप्कू लंगूर भी तेरे साथ है अभी? यार कबीर, इसे किसी बड़े से संदूक में बंद कर कहीं दूर फेंक क्या। अब तीनों दोस्त हंसने लगे। मंजीत, दुश्मन मेरा कितना भी बुरा क्यों ना सोच लें, लेकिन मैं उनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। देव, जानता हूँ तू ढीठ है, अच्छा बताओ क्या कर रहे हो दोनों? कबीर, हम लोग बाहर हैं तारा मौली के साथ। देव, अच्छा जी, तो घूमना फिरना चल रहा है और हमें खबर तक नहीं। मंजीत, क्या कबीर उसे क्या रूखा सूखा सुना रहा है? देव, सुन मैं बताता हूँ तुझे सारी बात। मंजीत ने अब कबीर के हाथ से फ़ोन लेकर कल से लेकर आज तक की सारी बातें बताई कि कैसे तारा ने कबीर को रंगे हाथों मौली के साथ पकड़ा और फिर कैसे वह कल सुबह उससे मिलने के लिए कैंट के बाहर आई और कैसे उसने कबीर की मुस्कुराहट की तारीफ की
और फिर कैसे आज शाम को तारा और मौली ने उन दोनों दोस्तों को झूठ बोलकर बुलाया। उसके बाद मूवी, खाना, शॉपिंग वगैरह सारी डिटेल उसने कह सुनाई। उसने आखिर में तारा को कबीर की पत्नी समझने वाली बात भी बताई। अब देव मंजीत की हंसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देव हंसता हुआ बोला, यार यह लड़की चलती फिरती बंदूक है। मुझे तो तरस आ रहा है बेचारे कबीर पर। वैसे एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, एक स्वीट एक नमकीन, लाइफ में बैलेंस बना रहेगा। मंजीत, और नहीं तो क्या। कबीर, अच्छा यह सही है। वैसे तो तुम दोनों आपस में लड़ते रहते हो, लेकिन जब मेरी बात आती है तो दोनों एक हो जाते हो। मंजीत, यार बात ही ऐसी है। उस दुकान के लड़के को क्या सूझी जो तारा को सीधे तेरी पत्नी बना दिया। वो तो किस्मत अच्छी थी कि फिलहाल कबीर की गन अब इसके पास नहीं थी, वरना 6 की 6 गोली उस लड़के के सीने में उतार देता। और देव, तुझे पता है ये शर्माता भी है। देव मंजीत की हंसी फिर से शुरू हो गई। कबीर नाराज सा बोला, हद है यार, मैं बात ही नहीं करता तुमसे। एक तो 2 दिन बाद बात हो रही है, उसमें भी देव तुम मेरा मजाक उड़ा रहा है। अब तुम मंजीत से ही बात कर। मंजीत देव से, अबे यार ये तो सच में रूठ गया, लगता है तारा भाभी को बुलाना पड़ेगा। यह सुन देव हंसने लगा। अब कबीर को भी हंसी आ गई। उसने मंजीत के आगे हाथ जोड़ दिए। भाई बख्श दे मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, क्यों मेरे पीछे पड़ा है। मंजीत, जा माफ़ किया। देव, अच्छा मौली कैसी है। मंजीत, खुश हैं अभी तो। कबीर, कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा उसका। मंजीत, फिर उसके बाद इंटरव्यू। कबीर मुस्कुराते हुए, और उसके बाद शादी। देव, अच्छा। मंजीत, क्या बात कही है कबीरे, दिल खुश कर दिया। देव, मंजीत तू तो थाली का बैगन निकला। अभी थोड़ी देर पहले तो कबीर को छेड़ रहा था, अब मुझ पर आ गया। मंजीत, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता बालक। कबीर, हाँ भाई, क्योंकि तेरी तो पहले ही शादी हो चुकी है और तू तो बच गया टांग खिंचाई से। मंजीत, और नहीं तो क्या। देव, अच्छा एक बात अभी से बता रहा हूँ कि मेरी शादी में सारी जिम्मेदारी तुम दोनों ही संभालोगे। और कबीर सुन, वह पगड़ी बांधते हैं ना दूल्हे के सर पर तुम्हारे राजस्थान में, वैसे ही पगड़ी तू बांधेगा मेरे सर पर, सोच ले, वरना मैं नंगे सर ही शादी के मंडप में बैठ जाऊंगा। तभी मंजीत और कबीर एक दूसरे को देखने लगे। मंजीत, देखा कबीरे, अभी हमने बस शादी का नाम लिया था तो कितनी नखरे दिखा रहा था, और खुद तो पूरी लंबी चौड़ी प्लानिंग करके बैठा है। देव, मैं प्लानिंग नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। तीनों दोस्त ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे कि तारा मौली वहां आ गई। मौली, देव का फोन है, लाओ मैं भी बात करूंगी। मंजीत ने फोन का स्पीकर ऑफ कर मौली को फोन दे दिया। मौली अब थोड़ी ही दूर बैठ देव से बातें करने लगी। तारा ने देखा कि कबीर और मंजीत दोनों के पास जगह खाली है, तो वह मंजीत के बगल में बैठी, क्योंकि वह कबीर को और अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करवाना चाहती थी। कबीर ने सुकून की सांस ली, वरना मंजीत फिर उसके पीछे पड़ जाता। मंजीत, स्कार्फ कहाँ है। तारा, हमें पसंद ही नहीं आया कोई तो नहीं लिया। मंजीत और कबीर हैरान से तारा को देखने लगे। तारा, क्या क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों देख रहे हो, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया। मंजीत, ऐसा भी, अरे घंटा भर होने को आया है, अब उस बेचारे दुकान वाले के सारे स्कार्फ फैला दिए, ऊपर से डांट भी पड़वा दी कबीर से, और उसके बाद भी कुछ पसंद नहीं आया। यह बात पता चलने में थोड़ी जल्दी नहीं हो गई तुमसे। अरे उस बेचारे का दिल रखने के लिए ही खरीद लेती एक। कबीर, कमाल है, उस ढेर में से एक भी पसंद नहीं आया। तारा मुस्कुराकर, नहीं, वो सब कॉमन थे और मेरी पसंद हटके है, मुझे यूनिक चीज़ें पसंद हैं। तभी मंजीत अचानक से बोल पड़ा, वह तो मैं तभी समझ गया था जब तुम्हें हमारे सबसे जुदा कबीर से प्यार। कहते हुए वह चुप हो गया। उसे होश आया कि वह अनजाने में क्या कह गया था। कबीर अब गुस्से से मंजीत को देख रहा था। तारा जल्दी से वहाँ से उठकर मौली की तरफ चली गई। मंजीत ने अपने कान पकड़े, सॉरी यार, जुबान फिसल गई थी। कबीर गुस्से से बोला, इसलिए कहता हूँ थोड़ा कम बोला कर, मजाक की भी एक हद होती है। मंजीत अब चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद मौली वहाँ आई और कबीर को फ़ोन दे दिया। कबीर खड़े होते हुए बोला, चलें। मौली, हाँ। उसने तारा को आवाज़ दी। चारों लोग तारा मौली के पीछे की तरफ बढ़ चले। मौली तारा को कुछ कहने लगी। उन्हें बिजी देख उनसे कुछ दूरी पर चल रहे मंजीत ने अब धीरे से कबीर से कहा, माफ़ कर दे भाई, प्लीज़ गुस्सा मत कर। कबीर खामोश सा चलता रहा। मंजीत, अच्छा तो तू देखेगा भी नहीं मेरी तरफ। कबीर ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। मंजीत, तुझे मेरी कसम, गुस्सा छोड़ दे। कबीर ने सुन मंजीत की ओर देखा। मंजीत मुस्कुराकर, देखा कैसे झट से मान गया मेरी कसम सुनते ही। कबीर, ढक्कन, तेरी वजह से नहीं माना, अंश की वजह से माना हूँ। मंजीत, वो कैसे। कबीर, अगर मैं नहीं मानता तो तू मर जाता ना, और बेचारे अंश का तेरे बिना
मंजीत मुस्कुराकर, देखा कैसे झट से मान गया मेरी कसम सुनते ही। कबीर, ढक्कन, तेरी वजह से नहीं माना हूँ, अंश की वजह से माना हूँ। मंजीत, वो कैसे? कबीर, अगर मैं नहीं मानता तो तुम मर जाता, और बेचारे अंश का क्या होता? अब तू ही बता, उस मासूम से बच्चे से कैसे तेरे जैसे भारी भरकम बाप का साया हटा दूँ? मंजीत, वाह जी वाह, क्या लॉजिक लगाया है गुरु। मतलब भतीजे के लिए प्यार है, दोस्त कुछ नहीं लगता तेरा? कबीर हंसते हुए बोला, नहीं, कहावत तो सुनी होगी ना कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। मंजीत अब जोर से गाने लगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। कबीर अब उसका मुंह बंद करने लगा, बंद कर अपना बेसुरा राग, लोग डर जाएंगे। दोनों की नज़र तारा मौली की तरफ पड़ी। वह उन्हें बच्चों की तरह झगड़ते देख हंस रही थी। अब दोनों दोस्त भी हंस पड़े। कुछ ही देर में वो पीछे पहुंच गए। मौली तारा ने उन दोनों को अंदर आने के लिए कहा तो कबीर ने मना कर दिया, चलना होगा, अब और नहीं रुक सकते। मौली, ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। कबीर, जरूर। कैंट पहुंचकर दोनों दोस्त अब धड़ाम से कबीर के बिस्तर पर गिर पड़े। कबीर, यार बहुत थक गया हूँ, सुबह तो पहले ड्यूटी थी और उसके बाद अब यह रात तक का प्रोग्राम। पता नहीं लड़के कैसे हैंडल कर लेते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स को, मेरी तो बस का बिल्कुल नहीं है। मंजीत, हाँ यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसमें। दोनों अब जल्दी ही सो गए। उधर मौली तारा को उदास देखकर बोली, क्यों परेशान हो रही है, सब ठीक है। तारा, जानती हूँ, पर बेचारे को बार बार मेरी वजह से परेशानी होती है। मैं अब और भी ज़्यादा कोशिश करूँगी उसके साथ नॉर्मल रहने की, और उसकी तरफ कम ही देखूँगी, वरना नज़रें हटाने का मन ही नहीं करता। वो खुश रहे यही काफ़ी है। मौली, तो ठीक है ना? तारा, हाँ मैं ठीक हूँ। उसे कंफर्टेबल कराने के लिए तो उस दिन बड़ी बड़ी बातें बोल दी, लेकिन मैं जानती हूँ कि मुश्किल होगा, पर मैं आगे बढ़ूँगी अपनी ज़िंदगी में। पता नहीं क्यों मेरी नज़र बार बार उसके ऊपर ही टिक जाती है। वह क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि कितनी झल्ली है। अगली बार मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे और कंफर्टेबल फील कराने की। मौली, चाहे कुछ भी हो, आज मज़ा बहुत आया। दोनों अब बातें करते करते सो गईं। अगले 10 दिन चारों के काफ़ी मस्ती मजाक में कब निकले पता ही नहीं चला। चारों दोस्त हर रोज़ एक फिक्स टाइम पर मिलते और साथ में बैठकर बातें करते, घूमते फिरते। तारा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कबीर को अपनी वजह से असहज ना फील कराने की। उसकी मेहनत रंग भी ला रही थी। कबीर उसके साथ भी अब थोड़ा खुलने लगा था। दोनों अब फ़ोन पर भी थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते। तारा तो बस इसी बात से खुश थी कि कबीर अब उससे भी अपना दोस्त मानने लगा है। जब देव का फ़ोन आता तो उसका फ़ोन स्पीकर पर कर सभी एक साथ बैठकर बातें करते। देव ने किसी को भी नहीं बताया था कि वह बहुत ही जल्द सबसे मिलने आने वाला है, क्योंकि वह सबको सरप्राइज देना चाहता था। मौली देव को याद कर जब भी उदास होती तो बाकी तीनों दोस्त मिलकर उसे बहुत हंसाते। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। आज कबीर सुबह फटाफट तैयार होकर सिन्हा सर से मिलने के लिए निकल गया। मंजीत ने उसे रोज़ फ़ोन करने के लिए कह दिया था। कबीर ने कह दिया था कि समय मिलते ही वह खुद फ़ोन कर लेगा। उसके जाने के बाद मंजीत को बहुत खालीपन लग रहा था। मौली तारा भी उदास थी कि पहले देव और अब कबीर यहाँ नहीं था। शाम को जब तीनों एक साथ बैठे तो कबीर का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसे कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। यह सुनकर वो तीनों उदास हो गए। अभी 2 ही दिन हुए थे कि कबीर के फ़ोन बहुत कम आने शुरू हो गए। जब दोस्तों ने उसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि वह फ़िलहाल बहुत बिजी है और फ़ोन नहीं कर पा रहा। कबीर को गए हुए आज 6 दिन ही हुए थे कि देव वहाँ आ पहुँचा। उसे देख सब बहुत खुश हुए। देव कबीर को वहाँ ना पाकर निराश हो गया, लेकिन मंजीत ने उसे समझाया कि उसे गए भी काफ़ी दिन हो गए हैं तो वह भी जल्दी लौट कर आएगा। अभी तो 4-5 दिन है ना यहाँ। देव, हाँ, पर तुम लोग कबीर को मत बताना कि मैं यहाँ हूँ, मैं बस उसका हैरान सा चेहरा देखना चाहता हूँ। मौली, वो सब तो ठीक है, लेकिन कबीर के पास बात करने का भी टाइम नहीं है। पता नहीं ऐसा क्या काम है। मंजीत, भाभी जी, होते हैं कुछ काम जो हम लोगों को प्राइवेसी का ध्यान रखकर करने पड़ते हैं। कबीर बता रहा था कि काम का बहुत प्रेशर है। देव उदास सा बोला, सिन्हा सर को भी अभी काम था मेरे भाई से। देव के आने के 1 घंटे बाद शाम को मंजीत ने कबीर को फ़ोन किया और पूछा कि वह कब आएगा। कबीर, हाँ देखता हूँ, जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। मौली, तुम ठीक तो हो ना? कबीर एक पल को खामोश रहा, फिर बोला, हाँ ठीक हूँ, वहीं आकर बात करता हूँ। कबीर ने अब फ़ोन रख दिया। देव सोच में पड़ गया, क्योंकि वह समझ गया था कि कबीर सही नहीं है। अगले दिन कबीर अपने 2 साथियों के साथ वापस लौट पड़ा। वह 3-4 घंटे के पूरे सफ़र में चुपचाप बैठा रहा। उसके चेहरे पर शिकन थी। जब से वह सिन्हा सर के पास से आया था, बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था उसे। कैंट पहुंचते हुए शाम के 7 बज गए थे। वह सीधा अपने कमरे में गया तो वहां ताला लगा था।
कबीर को ध्यान आया कि चाबी तो मंजीत के पास है। वह मंजीत के कमरे में गया पर वो भी बंद था। कबीर अब वहीं थोड़ी दूर रखी बेंच पर बैठ गया और सोचने लगा कि यह जरूर मौली तारा के पास होगा। उसने मंजीत को फ़ोन किया तो उसने बताया कि बाजार में किसी काम से आया हूँ, तू भी पहुँच जा, वहीं आ रहा हूँ कुछ देर में। कबीर कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर उठकर पीजी के लिए निकल गया। उधर मंजीत, देव पीजी में ही थे। चारों बहुत खुश थे कि कबीर वापस आ गया है। देव, मैं और मंजीत ऊपर टेरेस पर जा रहे हैं, जब कबीर आ जाए तो मैसेज कर देना, हम आ जाएंगे। कबीर बहुत खुश होगा मुझसे मिलकर। मंजीत और देव टेरेस पर चले गए। मौली और तारा कमरे में कबीर के आने का इंतज़ार करने लगीं। थोड़ी देर बाद कबीर वहाँ पहुँच गया। उसे देख दोनों बहुत खुश हुई। मौली, कितने दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे हम। कबीर, मंजीत नहीं आया यहाँ अभी तक। मौली, आता ही होगा। तारा परेशान सी बोली, तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है। मौली का ध्यान भी अब इस बात पर गया। हाँ कबीर, तारा सही कह रही है। तुम कबीर उनकी बात काट मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वो काम ज़्यादा था ना, और फिर सफ़र की भी थकान है तो बस इसलिए। मौली, अच्छा तुम बैठो, मैं 2 मिनट में आई। वह अब जल्दी से टेरेस की ओर भागी, देव को बताने के लिए कि कबीर आ गया है। तारा, अंदर तो आओ। कबीर, वह अंदर आया और तारा के बिस्तर पर बैठ गया। एक गिलास पानी मिलेगा। तारा, ओह सॉरी, मैं तो पूछना ही भूल गई, 1 मिनट अभी देती हूँ। तारा ने जल्दी से पानी का गिलास ला कबीर की ओर बढ़ा दिया। उसने देखा कि अब कबीर को बहुत पसीने आ रहे थे। कबीर ने पानी पीकर तारा को गिलास दिया। थैंक्स। तारा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कबीर, क्या हुआ, कुछ परेशानी है, तुम्हें सर्दी में भी इतने पसीने आ रहे हैं। कबीर धीमे से बोला, हाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है आज। तारा, तो ये ब्लेजर उतार दो, अच्छा लगेगा। कबीर, वह अब खड़ा हो ब्लेजर उतारने लगा, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। तारा ने उसे जब यूं जूझते हुए देखा तो आगे बढ़कर उसकी मदद करने लगी। लाओ, मैं उतार देती हूँ। कबीर ने उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि इस वक्त वह अकेले खुद से उस ब्लेजर को नहीं उतार पाएगा। तारा ने उसका ब्लेजर उतारकर एक और रख दिया। ये इतना भारी तो नहीं है कि तुम उतार नहीं पाए, सच सच बताओ, तुम्हारी तबीयत तो। कबीर अब झल्लाते हुए बोला, कितनी बार कहूँ एक ही बात, ठीक हूँ मैं। तारा कबीर के ऐसे बोलने पर उदास हो गई। कबीर को एहसास हुआ कि उसने फिजूल में गुस्सा कर दिया तारा पर। कबीर, सॉरी, मैं बस। तारा, इट्स ओके। कबीर, मेरा एक काम करो प्लीज़, मंजीत को फ़ोन कर पूछो कि कब तक आएगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बस सोना चाहता हूँ, तभी थकान मिटेगी मेरी। कहते हुए वापस बिस्तर पर बैठ गया। तारा कुछ कहती कि उससे पहले ही मंजीत, मौली कमरे के दरवाजे पर आ खड़े हुए। कबीर अब खड़ा हो मंजीत को गुस्से में बोला, इतना टाइम लगता है क्या आने में। मंजीत, वो सब छोड़, तेरे लिए एक सरप्राइज़ है। कबीर झुंझला कर बोला, तू पहले मेरे रूम की चाबी दे, मुझे कैंट जाना है। मौली मुस्कुराते हुए बोली, तुम चले गए तो इसका क्या होगा। तभी उनके पीछे से देव निकलकर सामने खड़ा हो गया और बोला, सरप्राइज। कबीर उसे देख हैरान रह गया। एक बार को तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि देव सच में है। अब उसकी आंखें खुशी से नम हो गईं। सभी मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगे। देव मुस्कुराते हुए कबीर की ओर भागा। कबीर भी आगे बढ़ा ही था कि लड़खड़ाकर गिरने को हुआ। देव ने उसे संभाल लिया। कबीर की ऐसी हालत देख अब सभी के चेहरों का रंग उड़ गया।